हेलो विद्यार्थियों, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी विद्यार्थियों का राजेंद्र आर्ट्स क्लासेस के इस यूट्यूब पर आपका स्वागत है। और विद्यार्थियों, यह क्लास आप एप्लीकेशन पर भी देख रहे होंगे और यह क्लास आप यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे। आज से विद्यार्थियों नया सब्जेक्ट हमारा प्रारंभ होने जा रहा है और यह नया सब्जेक्ट हमारा है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे, टाइटल लगा है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं। विद्यार्थियों, आज से हम ये पहली क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं और इसी तरह से आपकी लगातार यूट्यूब पर भी और एप्लीकेशन पर भी यह क्लासेस चलती रहेगी। सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं। मेरा नाम राजन सिंह है और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इकोनॉमिक्स। मुझे पढ़ाने का अनुभव लगभग 7 साल से मैं लगातार टीचिंग का काम कर रहा हूं, मतलब पढ़ा रहा हूं। और आज हम जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं वो इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हमने अन्य विषय भी बहुत सारे पढ़ाए हैं, जैसे हिस्ट्री की भी हमारी क्लासेस यूट्यूब पर हैं और एप्लीकेशन पर हैं। इसी तरह से हमारे पॉलिटी, समाजशास्त्र, कक्षा 9 से लेकर 12th तक जो भी विषय हैं आपके, वो अधिकांश विषय मैंने पढ़ाए हैं। और केवल वही विषय जो थ्योरी वाले विषय होते हैं, मैथ वाले विषय तो हमारे अनिल सर देखते हैं। एक जो अलग से टीम है वो हमारे पूरी अन्य विषय देखने का काम करती है, लेकिन जो थ्योरी वाले विषय हैं आर्ट्स वाले, वो विषय मैं देखने का काम करता हूं। तो विद्यार्थियों, आज से जो हमारी क्लास प्रारंभ होने जा रही है वो क्लास हमारी है केवल अर्थशास्त्र की। और अर्थशास्त्र की हम लोग बेहतरीन तरीके से एक क्लास हम लोग करेंगे। और जो भी इस विषय से आपके प्रश्न आते हैं, मैं आपको कोई किताब रीडिंग नहीं करवा रहा हूँ कि मैंने किताब उठाई और मैंने रीड करवाना प्रारंभ की कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसके सिद्धांत बताइए आप, सीमांत उत्पादन क्या होता है। मैं ये नहीं आपको बताऊँगा, मैं मतलब कोई किताब नहीं उठाऊंगा। मैं टू द पॉइंट आपसे बात करूंगा कि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो और हमारा भी ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि लगातार आपके अर्धवार्षिक पेपर लगे हुए हैं और इसके बाद वार्षिक पेपर लगे हुए हैं। और वार्षिक अर्धवार्षिक जो पेपर लगी हुई है उसकी हिसाब से हमारी तैयारी बेहतरीन तरीके से तैयारी हो सके कि कोई भी सब्जेक्ट आपका छूटे ना और हम बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। तो हमारे पढ़ाने का विद्यार्थियों तरीका केवल एक चीज़ होगी कि हम केवल 2 चीज़ों पर फोकस करेंगे। एक हम करेंगे क्वेश्चन आंसर पर और दूसरा फोकस हम करेंगे ऑब्जेक्टिव पर। सबसे पहले जो विद्यार्थियों आज से क्लास हमारी प्रारंभ होने जा रही है वो क्लास हमारी होने जा रही है किसकी? क्वेश्चन आंसर की। हमारी जो आज से क्लास प्रारंभ होने जा रही है विद्यार्थियों, वो क्लास हमारी प्रारंभ होने जा रही है क्वेश्चन आंसर की। और क्वेश्चन आंसर आपके जो भी क्वेश्चन आंसर आपके पूछे जाएंगे, तो हम पूरी सिलेबस को यदि हम बांट कर देखें तो मतलब पढ़ाने के तरीके में बांट कर देखें तो एक तो हमारे सामने है क्वेश्चन आंसर और दूसरे हमारे सामने है बच्चों ऑब्जेक्टिव। और आपको पता भी है, आपको ये आप इस चीज़ से अवगत भी हैं कि पेपर में केवल 2 ही चीज़ें आपकी आनी हैं, एक तो क्वेश्चन आंसर आनी है और दूसरा क्या आना है? ऑब्जेक्टिव आना है। तो हम क्यों ये बहुत सारा समय किताब रीडिंग पर दें या बुक्स उठाएं, हम NCERT की बुक्स उठाएं और वो हम आपको समझाना प्रारंभ करें कि बच्चों पहले ये समझते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं। लेकिन इन्हीं क्वेश्चन आंसर को विद्यार्थियों आपने बार बार और बहुत बेहतर तरीके से आपने कर लिया, आपने बेहतर तरीके से और बार बार इन क्वेश्चन आंसर को कर लिया, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन आने हैं वो क्वेश्चन आपके कहीं भी और किसी भी एंगल से आपके बाहर नहीं जाने वाले हैं। बस आपको करना क्या होगा विद्यार्थियों, आपको जो क्वेश्चन आंसर मैं पढ़ा रहा हूँ उन क्वेश्चन आंसर को आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है और उसको बार बार पढ़ना है, उसको बार बार आपको पढ़ना है। और आप लिख सकते हैं, यदि मेरा कंटेंट मैंने जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं उन क्वेश्चंस को आप लिख सकते हैं तो शायद मेरे हिसाब से ये बेहतर तरीका रहेगा आपके लिए और आप की एक समझ जो होगी वो समझ भी आपकी बेहतर तरीके से बन पाएगी। तो चलिए विद्यार्थियों, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने 2 चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी कि हमने यहाँ पे सिलेबस लगाया है कि आपके विषय का जो कक्षा 12वीं का जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है। एक सिलेबस में यदि आप देखेंगे विद्यार्थियों तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र। आपका पूरा अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स से आपका अर्थशास्त्र 2 भागों में बांटा गया है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा बांटा गया बच्चों समष्टि अर्थशास्त्र। 2 भागों में आपका बांटा गया, एक बांटा गया बच्चों व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा कौन सा बांटा गया? समष्टि अर्थशास्त्र। और इन दोनों भागों को हमें बेहतर तरीके से पढ़ना है। आज जो हमारी क्लास प्रारंभ होने जा रही है ये क्लास आपकी होगी व्यष्टि अर्थशास्त्र की। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का सिलेबस क्या है बच्चों? सबसे पहले होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का
व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, ये क्या होगा, हमारा पहला चैप्टर होगा इसका। तो पहले चैप्टर की जो भी प्रश्न होंगे इसमें लगभग मैं आपको 16 से 17 प्रश्न आपको करवाऊंगा और इन 16-17 प्रश्नों को आप बेहतर तरीके से आप तैयार कर लीजिए। आपको इसकी पीडीएफ मेरे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। आप एप्लीकेशन का नाम देख रहे होंगे, यहाँ पर देखो एप्लीकेशन का नाम लिखा है राजेंद्र आर्ट्स क्लासेस। आप यहाँ पर जाकर आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और ये हमारा नंबर लिखा है। किसी भी प्रकार की समस्या यदि आपको होती है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसके बाद यदि हम बात करें तो पहला चैप्टर हमारा परिचय होगा, दूसरा है उपभोक्ता के व्यवहार सिद्धांत, ये दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा पढ़ेंगे उत्पादन और लागत। फिर चौथा चैप्टर पढ़ेंगे पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, ये चौथा चैप्टर। बाजार संतुलन पांचवा चैप्टर। छठवां चैप्टर आपका रहेगा प्रतिस्पर्धा रहित। छठवां चैप्टर रहेगा बच्चों आपका प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, तो ये आपका छठवां चैप्टर रहेगा। इसी प्रकार से यदि मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे भी समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, राष्ट्रीय आय का लेखांकन और मुद्रा और रोजगार के निर्धारण, सरकारी बजट और अर्थशास्त्र और खुली अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र। ये विद्यार्थियों आपके एमपी बोर्ड के हिसाब से और यूपी बोर्ड के हिसाब से एक सिलेबस दिया गया है और जो उन्होंने सिलेबस दिया है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे। चलिए, अब हमें जो पहला चैप्टर हमें पढ़ना विद्यार्थियों, जो पहला हमें चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर हमारा होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। चलिए, ये आपका चैप्टर है, पहला चैप्टर है हमारे सामने कि व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब एक परिचय सामान्य अर्थव्यवस्था का, और एक परिचय जो रहेगा ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में रहेगा। आज थोड़ी हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही होगी क्योंकि बहुत दिनों बाद ये क्लासेस आपकी प्रारंभ होने जा रही है और थोड़ा एक समय लगता है वीडियो को सही तरीके से और क्वालिटी बढ़ाने में, तो थोड़ा 1-2 क्लासेस में आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पहला अध्याय होगा विद्यार्थियों। अब इसके बाद यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन आप बेहतर तरीके से मेरे साथ समझने का प्रयास करेंगे जो क्वेश्चन आपको आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। बिल्कुल ये मान के चलिए कि ये प्रश्न आपके पेपर में आने वाला है और इसी तरीके से हमें मतलब एक अपनी तैयारी को अंजाम देना होगा कि हम अपनी तैयारी और बेहतर तरीके से कर सकें। तो बेहतर तरीके से उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उसको आपको समझने का प्रयास करना है। विद्यार्थियों मेरी बात टू द पॉइंट केवल क्वेश्चन आंसर पर रहेगी। मैं आपसे किसी भी तरह की बकवासबाजी या हेरा फेरी आपके सामने या कोई ऐसी बातें नहीं बताऊंगा जो आपके सिलेबस से बाहर हो। ठीक है, केवल बात करूंगा मैं आपके सिलेबस की और आपके क्वेश्चन आंसर की, और जो उसमें पूछा जाना है केवल उसी की हमारी और आपकी बातचीत रहेगी। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में आप अंतर बताइए। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में आपको क्या बताना है बच्चों, अंतर बताना है। आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर पहला पॉइंट, यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कहते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र। हम क्या कहते हैं बच्चों, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, व्यापक कहते हैं। अब सूक्ष्म आप समझते हो, जब अर्थव्यवस्था में हम छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, ध्यान से सुनिए आप, मैं क्या कह रहा हूं कि जब अर्थव्यवस्था में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाए, जब अर्थव्यवस्था में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल छोटी छोटी, जैसे मैंने कहा प्रति व्यक्ति आय आप निकाल रहे हैं, आप एक फर्म का या किसी एक उद्योग का अध्ययन कर रहे हैं, आप एक फर्म का या एक उद्योग का अध्ययन करते हैं या प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन करते हैं, वो कहलाती है व्यष्टि अर्थशास्त्र। वो क्या कहलाती है बच्चों, वो कहलाती है बच्चों व्यष्टि अर्थशास्त्र। एक फर्म का जब अध्ययन किया जाता है या किसी प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। यदि अब मैं बात करूं कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, तो जब संपूर्ण देश में किसी एक चीज का अध्ययन किया जाए और वो संपूर्ण देश को मिलाकर संपूर्ण लोगों पर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण लोगों पर क्या किया जाता है बच्चों, अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण लोगों पर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं
व्यष्टि अर्थशास्त्र एक समष्टि अर्थशास्त्र। पहला पॉइंट क्या कह रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र का? पहला पॉइंट कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के, व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के एक छोटे अंश का अध्ययन करता है, एक छोटे अंश का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या करता है बच्चों? एक छोटे से अंश का अध्ययन करता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं करता है। जैसे हमारे घर में, जैसे मैं मान के चलता हूं कि मेरा एक परिवार है, परिवार में 20 लोग रहते हैं। जब 20 लोगों में यदि मैं 20 लोगों में जैसे 20 लोग रहते हैं तो 20 लोगों को मैं पूरा देश मान लेता हूं कि ये मेरे परिवार देश की क्या है, जनसंख्या है। जब मैं एक व्यक्ति पर अध्ययन करूं, मैंने कहा कि मेरी आय कितनी है, मेरी आय कितनी, एक पर अध्ययन किया जाए तो वो कहलाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। और जब मैं पूरे लोगों पर 20 लोगों पर मतलब जिनको पूरा देश मान लिया है मैंने, सभी लोगों पर मैं क्या करूं, अध्ययन करूं कि उनका रोजगार कितना है, उनकी रोजगारी कितनी, बेरोजगार कितने लोग हैं, वो कितना कमाते हैं, उनकी राष्ट्रीय आय कितनी है, जीडीपी कितनी। जब मैं सभी को मिलाकर क्या करूं, अध्ययन करूं, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? वो कहलाएगा हमारा क्या कहलाएगा? समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि मतलब ऐसे समझिए कि समष्टि मतलब सभी, समष्टि का मतलब क्या होगा? सभी का मुझे अध्ययन करना पड़ेगा। वो क्या कहलाएगा बच्चों? समष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा बच्चों? समष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। ध्यान से देखिए आप, पहला पॉइंट में क्या कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के एक छोटे अंश का अध्ययन करता है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में भी लिखते जाना। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण आर्थिक प्रणालियों का अध्ययन करता है। संपूर्ण आर्थिक प्रणाली मतलब जितनी भी इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उन सभी का अध्ययन कौन करेगा? उन सभी का अध्ययन करेगा कौन बच्चों? ये समष्टि अर्थशास्त्र। उन सभी का अध्ययन कौन करेगा बच्चों? उन सभी का अध्ययन करेगा समष्टि अर्थशास्त्र करेगा। ध्यान से देखो, अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं की कीमत, उत्पादन, क्या कह रहा है? वस्तुओं की कीमत और उत्पादन आदि का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है कि वस्तुओं की कीमत कितनी है, वस्तुओं की एक वस्तुओं की कीमत निकाली जाती है, वस्तुओं की कीमत कितनी है और उसका उत्पादन आदि का अध्ययन किया जाता है। किसमें बच्चों? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। किसमें किया जाता है बच्चों? व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं की कीमत, वस्तुओं की क्या की जाती है? कीमत निकाली जाती है और कितना उत्पादन हो रहा है उसका अध्ययन किया जाता है। वो क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। जब यहाँ पर सभी चीजों का हम लोग अध्ययन करेंगे तो समष्टि अर्थशास्त्र में कुल रोजगार, टोटल, मैंने क्या कहा? टोटल मतलब सा से आप समझिए सभी का अध्ययन। तो टोटल रोजगार हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। कुल निवेश कितना हुआ है भारत में, कुल कितना निवेश हुआ है, हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कुल निवेश कितना हुआ है, राष्ट्रीय आय हमारी क्या है? इनकम। तो हमारी राष्ट्रीय आय कितनी है हम उसका अध्ययन करेंगे। और कुल उत्पादन कितना हुआ है, कुल उत्पादन कितना हुआ है, हम कुल उत्पादन का, यहां पे भी उत्पादन का अध्ययन कर रहे हैं लेकिन हम किसी एक फर्म के उत्पादन का। लेकिन जब पूरे देश का हम उत्पादन निकालें तो वो क्या कहलाएगा? वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चे? वो कहलाएगा समष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। और इसी तरीके से समष्टि कुल उत्पादन का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो देखो पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे, ध्यान से देखना। मैंने क्या कहा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के एक छोटे अंश का अध्ययन करता है, समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण आर्थिक प्रणालियों का अध्ययन करता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं की कीमत, उत्पादन आदि का अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में कुल रोजगार, कुल निवेश, राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। कुल उत्पादन का क्या किया जाता है बच्चों? अध्ययन किया जाता है। अगला देखो, अगला तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि व्यष्टि, तीसरा पॉइंट कह रहा है बच्चों, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में योग के टुकड़ों में विभाजित करने की क्रिया होती है। योग मतलब जैसे मान के चलिए हमारी राष्ट्रीय आय 100 है, ऐसे मान के कोई मैं आंकड़ा मान के चलाऊं कि राष्ट्रीय आय 100 है। अब राष्ट्रीय आय को 100 को यदि मैं टुकड़ों में बांट दूं कि भाई इस चीज की इतनी राष्ट्रीय आय, मैंने कहा इसकी 5 है, इसकी 20 है, इसकी 10 है, इसकी 12 है, इसकी 13 है, इसकी 18 है, इसकी केवल 2 है, इसकी 0 है। तो ये टोटल योग हुआ इनका क्या हुआ बच्चों? इनका टोटल योग हुआ। इनका टोटल योग कौन हुआ? ये 100 हुआ। और इस 100 को जब एक एक पॉइंट में आप बांट दोगे, एक एक इकाइयों में आप बांट दोगे और एक एक इकाइयों का अध्ययन करोगे, वो क्या कहलाएगा? वो व्यष्टि कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा मेरे बच्चे? वो क्या कहलाएगा? वो व्यष्टि कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? वो व्यष्टि कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? वो व्यष्टि कहलाएगा। तो यही पॉइंट ये कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में योग को टोटल योग मतलब
टोटल को हम टुकड़ों में बांटते हैं। टोटल को किसमें बांटते हैं? टुकड़ों में विभाजित करने की क्रिया क्या कहलाती है? व्यष्टि कहलाती है। लेकिन यहां पर हम जो टुकड़े थे, एक एक इकाइयां थी, एक एक इकाइयों को जोड़कर हम टोटल बनाते हैं। हम एक एक इकाइयों को जोड़कर क्या बनाएंगे? यहां पर योग बनाएंगे। समष्टिगत अर्थव्यवस्था का आधार योग करने की क्रिया है। क्या है बच्चों? योग करने की क्रिया है, लेकिन यहां पर योग को टुकड़ों में बांटने की क्रिया है। समझ में आ रहा है आपको? मैं क्या कर रहा हूं कि समष्टि अर्थशास्त्र में टोटल बनाने की क्रिया है, जबकि यहां पे व्यष्टि में क्या है? एक एक टुकड़ों को, मतलब जो योग था उसको टुकड़ों में विभाजित करने की क्या है बच्चों? विभाजित करने की क्रिया है। विभाजित करने की क्या है बच्चों? क्रिया है। विभाजित करने की क्या है? क्रिया है। समझ में आ गया आपको? चौथा पॉइंट देखेंगे हम लोग कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र, सूक्ष्म मतलब व्यष्टि, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का प्रमुख विषय, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का प्रमुख विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना है। सूक्ष्म क्या कह रहा है कि सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का प्रमुख विषय, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या होगा? कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना, कीमतें निकालना। मतलब सीधी बात आप समझिए कि प्रति व्यक्ति आय निकाल रहे हो तो आप कीमत सिद्धांत का क्या करोगे? आप अध्ययन करोगे। कीमत सिद्धांत का क्या करोगे बच्चों? अध्ययन करोगे। तो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का प्रमुख विषय क्या होगा? कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना। और ये कीमत सिद्धांत दो चीजों पर निकलती है। एक आपकी सप्लाई कितनी है, सप्लाई कितनी है, और डिमांड कितनी है। इन दो आधारों पर कीमत सिद्धांत निकलेगी कि सप्लाई कितनी है, सप्लाई कितनी है, अधिक मतलब पूर्ति कितनी है, और मांग कितनी है मतलब डिमांड कितनी है, डिमांड कितनी है। इन दो आधार पे आप कीमत सिद्धांत तय करोगे। आप कीमत दो ही चीजों पर तय की जाती है कि डिमांड और सप्लाई। और पूरी अर्थव्यवस्था भी यदि आप समझोगे, पूरी अर्थव्यवस्था समझोगे तो इसी पर ही पूरी अर्थव्यवस्था हमारी टिकी हुई है, डिमांड और सप्लाई पर। तो यहां पर ये आपका आएगा। यहां पर क्या आएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय। अब देखो यहां पर कीमत सिद्धांत है, ऐसे आपका ऑब्जेक्टिव भी बनेगा कि आप बताइए कीमत सिद्धांत, जो कीमत सिद्धांत है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो वो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है बच्चों? व्यष्टि अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। समष्टि, यहां पर समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय राष्ट्रीय आय क्या होगा बच्चों? राष्ट्रीय आय। समष्टि क्या कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय राष्ट्रीय आय होगा और रोजगार का विश्लेषण। और रोजगार का विश्लेषण आप किसी एक व्यक्ति का रोजगार नहीं निकालोगे, आप पूरे देश का रोजगार निकालोगे। पूरे देश का क्या निकालोगे बच्चों? पूरे देश का आप क्या निकालोगे? रोजगार निकालोगे। तो यहां पे क्या कहा जा रहा कि समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय राष्ट्रीय आय व रोजगार का विश्लेषण करना है। राष्ट्रीय आय व रोजगार का क्या करना है? रोजगार का विश्लेषण करना है। रोजगार का क्या करना है बच्चों? विश्लेषण करना है। तो देखो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण, यहाँ पे राष्ट्रीय आय और रोजगार का क्या करना है? विश्लेषण करना है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है कि समष्टि अर्थव्यवस्था, क्या पॉइंट कह रहा है अगला पॉइंट देखो अच्छे से, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। आप मुझे जितना ध्यान से सुनोगे आपसे क्वेश्चन बनेंगे। व्यष्टि अर्थव्यवस्था, व्यक्तिगत फर्मों। अब मैंने कहा था ना कि यहाँ पे जब व्यष्टि की बात आ रही है तो एक एक चीजें मतलब पर्सनल, एक एक चीजों का, एक एक इकाइयों का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जाए कि व्यक्तिगत फर्म, जो पर्सनल फर्म होगी, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग मतलब एक एक उद्योग का, सभी उद्योगों को मिला दिया जाएगा तो वो समष्टि कहलाएगा। लेकिन एक एक का अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? वो व्यष्टि में जाएगा। लेकिन सभी को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा? समष्टि कहलाएगा। तो व्यष्टि अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत फर्मों, उद्योगों व उत्पादन की इकाइयों में, जो उत्पादन की इकाइयां, कोई भी उत्पादन की इकाई हो, कोई भी फर्म हो, कोई भी उद्योग हो, उत्पादन की इकाइयों में उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? एक मतलब पर्सनल, व्यक्तिगत फर्म हुआ, कोई उद्योग हुआ, इसके और कोई उत्पादन की इकाइयां हैं, उसके उतार चढ़ाव की क्या करता है? व्याख्या करता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था, ये केवल एक का अध्ययन करेगी, लेकिन ये संपूर्ण का करती है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव, आर्थिक मंदी, उसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कितना उतार चढ़ाव हुआ, कितनी मंदी आई है, पूरे देश में कितनी मंदी छाई हुई है, मंदी, अवसाद, आर्थिक तेजी, कितनी तेजी आई, कितनी मंदी आई है, इनका क्या करता है? इनका अध्ययन करता है। क्या करता है बच्चों? इसका अध्ययन करता है। बताओ, मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाया, कितना आपको समझ में आया? कितना आपको समझ में आया? देखो आप ध्यान से समझोगे, मुझे सुनोगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। मैं फिर से दोबारा समझाता हूं, फिर से एक बार देख लो आप, एक बार मैं पढ़ के फिर से सुना देता हूं ताकि आपसे बन जाए। ठीक है,
देखो आप नीचे देखो, व्यष्टि प्रश्न क्या है हमारा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। तो पहला प्रश्न ये है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। पहला पॉइंट होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के एक छोटे अंश का क्या करता है, अध्ययन करता है। अर्थव्यवस्था के एक छोटे अंश का क्या करता है, अध्ययन, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण आर्थिक प्रणालियों का अध्ययन करता है। संपूर्ण आर्थिक प्रणालियों का क्या करता है बच्चों, अध्ययन करता है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं की कीमत, उत्पादन आदि का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र में कुल रोजगार, कुल निवेश, राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन आदि का अध्ययन किया जाता है। आदि का क्या किया जाता है बच्चों, अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला क्या कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में योग को टुकड़ों में विभाजित करने की क्रिया होती है। योग को टुकड़ों में विभाजित करने की क्रिया होती है, जबकि समष्टिगत अर्थशास्त्र का आधार योग करने की क्रिया है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, योग करेंगे। अगला पॉइंट, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में मतलब व्यष्टि अर्थव्यवस्था का प्रमुख विषय कीमत सिद्धांत है, और यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय राष्ट्रीय आय व रोजगार का विश्लेषण करना है। राष्ट्रीय आय व रोजगार का क्या करना है, विश्लेषण करना है। राष्ट्रीय आय और रोजगार का क्या करना है, विश्लेषण करना है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, अगला पॉइंट कह रहा है कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत फर्मों, उद्योगों व उत्पादन की इकाइयों में उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है। उत्पादन की जो इकाइयाँ होंगी उसमें, और व्यक्तिगत फर्म होंगे, उत्पादन की इकाइयाँ होंगी या कोई उद्योग है, उसमें उतार चढ़ाव की क्या करता है बच्चों, व्याख्या करता है। इसी प्रकार से यदि हम कहें कि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव, आर्थिक मंदी, अवसाद या आर्थिक तेजी की क्या करता है बच्चों, व्याख्या करता है। आर्थिक तेजी की क्या करता है बच्चों, व्याख्या करता है। बताओ, इतना आपसे बनना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग अगला प्रश्न समझते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, चलिए आइए, ये अगला प्रश्न है आपका कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई एक परिभाषा लिखिए। आपसे प्रश्न बनेगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक परिभाषा लिखिए। प्रश्न आपसे बनेगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक परिभाषा लिखिए। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक परिभाषा लिखिए। परिभाषा क्या होगी, ध्यान से देखना आप। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई एक परिभाषा लिखिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र को व्यक्तिगत अर्थशास्त्र क्यों कहते हैं। देखो, अब हमारे पास दो प्रश्न हैं, मतलब एक अथवा में और एक वैसे, दोनों में से यदि कोई भी प्रश्न आता है तो आपको आंसर यही लिखना है। अब दो प्रश्न हैं, दोनों का एक ही आंसर होना चाहिए, लेकिन मैंने आंसर यहाँ पर दो लिखे हैं। एक आंसर ये है और नीचे अथवा लगा है, तो अथवा के नीचे भी वाला भी आंसर होगा। मेरे हिसाब से देखो, यदि आपको पढ़ना है तो मैं सामने ऐसे आप वीडियो रोक दीजिए और आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। अब मैं आंसर पढ़ रहा हूँ नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाला हमारे हिसाब से ज़्यादा सहज होगा, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई एक परिभाषा लिखिए। या तो ये पूछा जाएगा या तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को व्यक्तिगत अर्थशास्त्र क्यों कहते हैं। अब भाई आप बताइए, आपने अभी व्यष्टि अर्थशास्त्र का तो आपने क्वेश्चन पढ़ा ही है, अंतर तो आपने पढ़ा है, समष्टि और व्यष्टि में दोनों में अंतर। जब व्यष्टि आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपको पता है कि व्यक्तिगत फर्म का या प्रति इकाइयों का, व्यक्तिगत फर्म का या प्रति इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जब व्यक्तिगत प्रति इकाइयों का या एक एक फर्म का अध्ययन किया जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे व्यक्तिगत अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन हम लोग आंसर में समझने का प्रयास करते हैं कि आंसर क्या है। तो आंसर देखो ध्यान से, आंसर होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को, ध्यान से देखना है आप, व्यष्टि अर्थशास्त्र को व्यक्तिगत अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र को व्यक्तिगत अर्थशास्त्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है, जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे उपभोक्ता मतलब कौन कहलाता है, खरीदार, मतलब कंज्यूमर। हम लोग किसी वस्तुओं का उपभोग करते हैं तो हम लोग क्या है, उपभोक्ता है, मतलब खरीदार हैं। तो उपभोक्ता, उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर, जो उत्पादन कर रहा है, मतलब उद्योग, कोई फर्म, उत्पादक या कोई फर्म या उत्पादक हुआ, कोई फर्म या उद्योग हुआ, के व्यवहार का अध्ययन करती है, फिर से ध्यान से सुनो क्या कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र
को व्यक्तिगत अर्थशास्त्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे उपभोक्ता का, उत्पादक का या किसी फर्म या उद्योगों के व्यवहार का अध्ययन करती है। एक एक प्रति इकाइयों का अध्ययन करती है। जब प्रति इकाइयों का अध्ययन करती है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत अर्थशास्त्र कहते हैं। इसलिए बच्चों हम इसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत अर्थशास्त्र कहते हैं। नीचे देखो, यह जानने की कोशिश करता है कि, आगे क्या लिखेंगे आप? यह जानने की कोशिश करता है कि व्यक्ति अपनी आय, खर्च, उत्पादन और उपभोग से संबंधित निर्णय कैसे ले। यह जानने की मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र यह जानने की कोशिश करता है कि व्यक्ति की आय कितनी हुई है, कितना उत्पादन हो रहा है, उसको कितना खर्च करना है, वह कितना उपभोग कर रहा है वस्तुओं का। जब यह जानने की कोशिश की जाती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र शामिल है। उदाहरण समझेंगे हम। कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को कितनी मात्रा में खरीदेगा। मैं उपभोक्ता हूं, मैं बाजार में गया, मुझे एक पेन खरीदना है, मैं कितनी मात्रा में ये पेन खरीदूंगा। मतलब ये अध्ययन मुझ पर हो रहा है, मतलब एक पर हो रहा है, पूरे देश पर नहीं हो रहा कि पूरा देश कितना इन पेनों का उपभोग कर रहा है। जब पूरा देश कितना इन पेनों पर उपभोग कर रहा है, यदि ये कहा जाएगा तो वो कहा जाएगा समष्टि। लेकिन जब मैं गया बाजार में और मैंने केवल एक वस्तु खरीदी और अब इस पर आप आकलन कर रहे हैं कि कितना उपभोक्ता ने खरीदा है, कितना प्राइस दिया है, कितनी उसकी आय है, जब इसका अध्ययन करें। उदाहरण के लिए, कोई उपभोक्ता किसी एक वस्तु को कितनी मात्रा में खरीदेगा या कोई उत्पादक कितनी मात्रा में वस्तु का उत्पादन करेगा। कोई एक उत्पादक है, वो कितनी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करेगा। सभी उत्पादकों को नहीं मिलाया जाए, केवल एक उत्पादक, कोई उत्पादक कितनी मात्रा में वस्तु का उत्पादन करेगा। सब व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्या हैं? विषय हैं। सब क्या होंगे बच्चों? सब ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के विषय होंगे। जब आप एक उत्पादक या एक उपभोक्ता मतलब प्रति इकाइयों का अध्ययन करेंगे, जब प्रति इकाइयों का अध्ययन करेंगे तो ये इसीलिए जब इनका अध्ययन आप शामिल करेंगे या इसका अध्ययन करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहेंगे? व्यक्तिगत अर्थशास्त्र कहेंगे। तो ध्यान से देखो आप, इसीलिए इसे व्यक्तिगत अर्थशास्त्र कहा जाता है। किसको कहा जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र को व्यक्तिगत अर्थशास्त्र कहा जाता है। एक बार पुनः देखिए, फिर आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को व्यक्तिगत अर्थशास्त्र क्यों कहते हैं? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन कहा जा रहा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को व्यक्तिगत अर्थशास्त्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे उपभोक्ता, उत्पादक, फर्म या उद्योग के व्यवहार का अध्ययन करता है। किसका करता है? इसका व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे उपभोक्ता, उत्पादक, फर्म या उद्योग के व्यवहार का अध्ययन करता है। यह जानने की कोशिश करता है कि व्यक्ति अपनी आय, खर्च, उत्पादन और उपभोग से संबंधित निर्णय कैसे ले। फिर क्या कह रहा? उदाहरण के लिए, कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को कितनी मात्रा में खरीदेगा या कोई उत्पादक कितनी मात्रा में वस्तु का उत्पादन करेगा। ये सब व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्या हैं? विषय हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, हमारे हिसाब से बन जाना चाहिए। ये मेरे हिसाब से तो ये वाला सहल था। इसके ऊपर वाला यदि आपको सहल लगता है तो आप वो जरूर आप पढ़ लेना। मैंने ऊपर वाला इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि मैं यदि 2 आंसर आपको पढ़ाऊंगा तो आप दोनों में कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए मैं दोनों नहीं पढ़ा सकता, मैं केवल एक का अध्ययन आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? प्रश्न क्या है? छोटा क्वेश्चन है हमारे हिसाब से। ये अर्थव्यवस्था से क्या आशय है, एक परिभाषा नीचे दी गई है, उस परिभाषा को हम लोग देखेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि अर्थव्यवस्था से क्या आशय, मतलब इकोनॉमिक्स से क्या आशय है। तो अर्थव्यवस्था से आशय उस व्यवस्था या प्रणाली से है। मतलब अर्थव्यवस्था क्या है? एक व्यवस्था या प्रणाली, या क्या कह सकते हैं हम? एक सिस्टम बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? हम एक सिस्टम बोलेंगे। तो अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था से क्या आशय है। तो अर्थव्यवस्था से आशय उस व्यवस्था या प्रणाली से है, जिसके माध्यम से किसी देश या समाज में, जिसके माध्यम से हम किसी देश या समाज में संसाधनों का
उत्पादन, कितने संसाधनों का उत्पादन हुआ है? उत्पादन, संसाधनों का उत्पादन, वितरण और उपभोग किया जाता है, उपभोग किया जाता है। फिर से ध्यान से समझो आप क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि अर्थव्यवस्था से क्या आशय है, तो आप लिख के आएंगे कि अर्थव्यवस्था से आशय उस व्यवस्था या प्रणाली से है जिसके माध्यम से किसी देश या समाज में संसाधनों का उत्पादन, वितरण, उपभोग किया जाता है। सरल शब्दों में अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, विनिमय और उपभोग करते हैं। सीधी सी बात है, अर्थव्यवस्था केवल 3 शब्दों पर है, उपभोग मतलब उत्पादन, वितरण और उपभोग। 3। भाई आपने उत्पादन कितना किया है? उत्पादन कितना किया है आपने? 1 पॉइंट हो गया। दूसरा, आपने वितरण, जितना उत्पादन किया है, जितना उत्पादन हो रहा उसका वितरण समाज में कितना है, उसका वितरण कितना समाज में, दूसरा पॉइंट। तीसरा होगा कि उपभोग कितना है। तीसरा क्या होगा बच्चों? उपभोग कितना है, समाज उन वस्तुओं का उपभोग कितना कर रहा है। तो उत्पादन और वितरण और उपभोग का जब अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। आप ऐसे बता सकते हो। फिर से सुन लो, आपको क्या बता के आना है? आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था से आशय उस व्यवस्था या प्रणाली से है जिसके माध्यम से किसी देश या समाज में संसाधनों का कितना उत्पादन हो रहा है, कितना वितरण हो रहा है और कितना उपभोग किया जा रहा है। जब इसका अध्ययन करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था कहेंगे। किसका? उत्पादन, संसाधनों का उत्पादन, कितना उपभोग हुआ है और कितना वितरण हुआ है। जब इन तीनों चीजों का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे संसाधनों के बारे में कि उपभोग, वितरण और उत्पादन, तो उसे हम क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था कहेंगे। नीचे आप लिख सकते हो सरल शब्दों में कि अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, विनिमय और उपभोग करते हैं। वस्तुओं का क्या करते हैं? वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, विनिमय करते हैं, मतलब लेन देन करते हैं। तो वस्तुओं का विनिमय और उत्पादन, विनिमय और क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। सरल परिभाषा है, आपको ये लिख के आनी है। ठीक है बच्चों, तो ये तो बन जाएगी आपसे। ये सरल है तो कठिन नहीं है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस आपको एक बार आपको इसको सीखने की आवश्यकता है। आप किसी भी एक राइटर का नाम लिख के, जैसे यहाँ पे दिया गया प्रोफेसर A.J. ब्राउन, किसका नाम दिया गया? प्रोफेसर A.J. ब्राउन। और A.J. ब्राउन के शब्दों में हमें बताना है कि प्रोफेसर A.J. ब्राउन क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था से आशय एक प्रणाली से है। मतलब अर्थव्यवस्था क्या है? एक सिस्टम है कि जहां पर डिमांड और सप्लाई पूरे इकोनॉमिक्स पर हावी होती है। यदि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो मूल्य बढ़ जाते हैं। डिमांड क्या है? ज़्यादा है। जैसे आप बाजार में जाओ और उस दिन टमाटर ना आया हो, केवल एक के पास टमाटर हो। टमाटर मतलब बाजार में सब्जी लेने अक्सर जाते हैं और वहाँ पर आप देखेंगे कि कोई वस्तु कम मात्रा में आई है तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि मांग ज़्यादा होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, लेकिन ऊपर से सप्लाई कम हुई है। और सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो वस्तुओं की मांग बाजार में स्वतः बढ़ जाएगी। लेकिन जब सप्लाई ज़्यादा आ जाए, जिस दिन टमाटर ही टमाटर बाजार में हो और खरीदार केवल उतने ही हो, उतने ही हो, तो मतलब सप्लाई ज़्यादा होगी लेकिन डिमांड उतनी ही है, तो वो वस्तुएं क्या हो जाएंगी? सस्ती हो जाएंगी, कम रेट की हो जाती हैं। तो A.J. ब्राउन कहते हैं इनके अनुसार कि अर्थव्यवस्था से आशय एक प्रणाली से, मतलब एक सिस्टम से है जिसके द्वारा लोग अपनी जीविका प्राप्त करते हैं। आपको ये परिभाषा आपको उसमें लिख के आनी है। प्रश्न क्या था कि अर्थव्यवस्था से क्या आशय है। प्रश्न आप लिख के आएंगे बच्चों कि अर्थव्यवस्था से क्या आशय है। तो नीचे देखो आप प्रश्न देखो, अर्थव्यवस्था से क्या आशय है। तो अर्थव्यवस्था से आशय उस व्यवस्था या प्रणाली से है जिसके माध्यम से किसी देश या समाज में संसाधनों का उत्पादन, वितरण और उपभोग किया जाता है। सरल शब्दों में अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके द्वारा लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं, सेवाओं का उत्पादन, विनिमय और उपभोग करते हैं। आपको 3 शब्द अच्छे से याद रख लीजिए, आपसे बन जाएगा उत्पादन, उपभोग और एक शब्द था आपका वितरण। बस 3 शब्द याद रखिए, इसके आधार पर लिखना है। और आपको प्रोफेसर A.J. ब्राउन का नाम याद रखना है। जब कभी भी आप एक बात याद रखिए, यदि आपको किसी भी राइटर का नाम नहीं आता है, कोई भी राइटर है, जैसे आपको नहीं आ रहा है कि किसने ये परिभाषा, तो आपको कोई अंग्रेजी में कोई परिभाषा, मतलब अंग्रेजी साहित्यकार का कोई, मतलब जो राइटर रहे हैं उसमें किसी का नाम लिखिए। जैसे यहाँ पे प्रोफेसर A.J. ब्राउन का नाम नहीं आएगा तो प्रोफेसर आप यहाँ ऐसे कर सकते हो, प्रोफेसर किसी का भी नाम जब ना आए तब, नहीं तो आपको याद रखना है कि प्रोफेसर A.J. ब्राउन के अनुसार। ठीक है, तो आप इसे क्या करेंगे? आप इसे बता सकते हैं। ओके बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन क्या होगा। चौथा क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़े हैं। चौथा क्वेश्चन क्या होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्या, बहुत अच्छा प्रश्न है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। ध्यान से देखो आप क्या प्रश्न कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 4 विशेषताएं लिखिए या सूक्ष्म अर्थशास्त्र के 4 गुण लिखिए।
अब ये विशेषताओं की बात है, विशेषताएं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं आप बताओ कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं। तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र प्रति इकाइयों का अध्ययन करता है, एक एक इकाइयों का क्या कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। कौन? व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो ध्यान से देखो आप, व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो व्यष्टि अर्थव्यवस्था का प्रमुख विषय, व्यष्टि अर्थव्यवस्था का प्रमुख विषय क्या है? आपने पढ़ लिया कि कीमत सिद्धांत है। और कीमत सिद्धांत किस पर आधारित है? याद रखना, ये डिमांड और सप्लाई पर आधारित है। किस पर है? कीमतें तय होती है डिमांड और सप्लाई से। मैंने आपको समझा दिया है कि कीमत सिद्धांत मतलब कीमतें तय होती है डिमांड और सप्लाई से। ऐसे समझो, यदि किसी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, डिमांड मतलब उस वस्तु की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई क्या है, कम है, अपोजिट रिलेशन होता है इनका। डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, तो ऐसी स्थिति में वहाँ का जो प्राइस होगा, प्राइस क्या हो जाएगा, वहाँ का जो प्राइस होगा उस वस्तु का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि डिमांड कम है, यदि डिमांड कम है और सप्लाई क्या है, अधिक है, सप्लाई अधिक है, तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की जो प्राइस होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, कीमत सिद्धांत कहते हैं, जो बाजार तय करता है, जो उपभोक्ता तय करते हैं, उपभोक्ता की खरीदार कितने हैं। तो किस विशेष व्यष्टि अर्थव्यवस्था का प्रमुख विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना है। एक पॉइंट आपको बताना है। दूसरा पॉइंट आप बता के आएंगे बच्चों कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे अंशों का अध्ययन करता है। अब देखो आपको समझ में आने लगा होगा, मैंने आपको बता दिया कि छोटे छोटे अंश, भाई प्रति व्यक्ति पर, एक व्यक्ति पर अध्ययन कर रहे हो आप, एक फर्म का अध्ययन कर रहे हो, एक उद्योग का अध्ययन कर रहे हो। जब प्रति व्यक्ति आय आप निकाले हो तो एक एक अंशों का आप अध्ययन कर लो। एक व्यक्ति का रोजगार निकालो भाई कि मेरे पास रोजगार कितना है। जब एक अंश का अध्ययन करोगे, आप एक इकाइयों का अध्ययन करोगे, तो वहां पे क्या होगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र होगा। वहां पे क्या होगा बच्चों, व्यष्टि अर्थ। तो व्यष्टि अर्थव्यवस्था का प्रमुख विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना है, पहला पॉइंट। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे अंशों का क्या करता है, अध्ययन करता है, छोटे छोटे अंशों का अध्ययन करता है। तीसरा होगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चला जाता है। मतलब एक बात याद रखें, विशेषता है ये कि जब भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको पूर्ण रोजगार की मान्यता लेकर चलनी होगी कि सभी के पास क्या है, रोजगार है, सभी के पास क्या है, रोजगार। आप सोच के देखो, आप बाजार में किसी वस्तु को कब खरीदोगे, जब आपके पास आय होगी, और आय कब होगी, जब आपके पास रोजगार होगा। इसलिए आपको एक मान्यता लेके चलनी है कि मार्केट में क्या है, पूर्ण रोजगार है। मार्केट में क्या है बच्चों, पूर्ण रोजगार है। और पूर्ण रोजगार का सिद्धांत लेके आप चलोगे तो आप व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या कर पाओगे, बेहतर तरीके से अध्ययन कर पाओगे, बेहतर तरीके से क्या कर पाओगे बच्चों, अध्ययन कर पाओगे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि पूर्ण रोजगार का सिद्धांत आप क्या करोगे, पूर्ण रोजगार का सिद्धांत आप लेके चलोगे। ठीक है, मान्यता को लेकर व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय पूर्ण रोजगार की मान्यता लेके चलनी है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि यह व्यक्तिगत, क्या कह रहा है अगला पॉइंट, देखो आप चौथा पॉइंट देखो, प्रश्न में कहा गया था कि आप 4 विशेषताएं बताओ, मैंने यहां पे कितनी लिखी हैं, 7 विशेषताएं। अब आप जो भी आपको मन लगे कि ये 4 विशेषताएं, मुझे 5 विशेषताएं याद करनी है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यही हमारी विशेषता है कि हम बिल्कुल सरल चीजें, बिल्कुल टू द पॉइंट वे में, मतलब सही तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं कि बच्चे को समझ में आ जाए, ये नहीं तो वो आप जरूर याद करके जाए। तो ये पॉइंट हो गया आपका कि फर्म, ये क्या कह रहा है कि यह व्यक्तिगत उपभोक्ता, मैंने आपको बता दिया व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत उपभोक्ता उत्पादक या फर्म के व्यवहार का अध्ययन करता है। व्यक्तिगत उपभोक्ता या किसी एक फर्म का या तो उसके व्यवहार का क्या करता है, अध्ययन करता है। यह मांग मतलब क्या होता है, इंग्लिश में हम बोलते हैं डिमांड, क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। यह मांग, डिमांड। आपूर्ति का मतलब होता है सप्लाई, आपूर्ति का मतलब क्या होता है, सप्लाई। तो यह मांग, आपूर्ति और मूल्य निर्धारण का मतलब क्या है, कीमत सिद्धांत। अब बताओ आगे ना पॉइंट, कीमत सिद्धांत। मूल्य निर्धारण का मतलब क्या है बच्चों, कीमत सिद्धांत मूल्य निर्धारण का क्या करता है, विश्लेषण करता है। यह मांग का पूर्ति कितनी हुई, आपूर्ति कितनी हुई बाजार में, भाई उसकी सप्लाई कितनी होगी बाजार में। तो डिमांड, सप्लाई और मूल्य निर्धारण का मतलब कीमत सिद्धांत का क्या करता है, विश्लेषण करता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य संसाधनों का कुशल आवंटन करना है। भाई आप वितरण, लोगों में वितरण कितना है। देखो हमने 3 पॉइंट पहले भी बताए थे अर्थशास्त्र में, उत्पादन, उपभोग और वितरण। उत्पादन कितना हुआ, कितना उपभोग हुआ, और लोग समाज में कितना उसका वितरण है।
लोगों के पास कितना है। ऐसा ना हो कि पूरी संपत्ति एक ही व्यक्ति के पास हो, एक ही व्यक्ति के पास हो। तो 3 शब्द आपको इकोनॉमिक्स के लिए आपको याद रखने पड़ेंगे। वो यही कह रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य संसाधनों का कुशल आवंटन करना है। संसाधनों का कुशल आवंटन मतलब सही तरीके से बंटवारा हो सके, भाई प्रति व्यक्ति के पास सही तरीके से उन संसाधनों की पहुंच हो। ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति के पास सारे संसाधन है और बाकी व्यक्तियों के पास नहीं है, तो वो कुशल आवंटन नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य संसाधनों का कुशल आवंटन करना है। ठीक है, कुशल आवंटन करना है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि यह बाजार की, क्या कह रहा है कि यह बाजार की विविध स्थितियों, यह बाजार की विविध स्थितियों मतलब ये बताता है आपको, ये बताता है कि बाजार की क्या स्थिति है। तो ये बताएगा कि प्रतिस्पर्धा कितनी है बाजार में, मतलब कंपटीशन कितना है। कंपटीशन कितना है आप बताओ, कंपटीशन कितना है। ठीक है, एकाधिकार कितना है, मतलब किसी एक वस्तु पर कोई एक ही का एकाधिकार तो नहीं है। भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र बताएगा कि यदि मैं टमाटर का उत्पादन, मेरे पास ही ये अधिकार है, यदि टमाटर का उत्पादन मैं ही कर रहा हूं तो इसका मतलब कि मेरे पास ही अधिकार है। केवल एकाधिकार कितना है, वस्तुओं पर एकाधिकार कितना है, प्रतिस्पर्धा कितनी है, कंपटीशन बाजार में कितना है आदि का अध्ययन करता है। यह बाजार की विविध स्थितियों जैसे प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार आदि का क्या करता है, अध्ययन करता है। बताओ विशेषताएं आपसे बन जाएंगी कि नहीं बन जाएंगी, कमेंट जरूर करना। एक क्लास आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, क्या आप मैं आपको वो चीज़ें बताने में सक्षम हूँ जो चीज़ आपको चाहिए। मुख्य चीज़ पेपर में आती है क्वेश्चन आंसर, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको ना तो यहाँ वहाँ की चीज़ें पढ़ाऊंगा, और जब तक आप मेरे साथ क्लास करेंगे तब तक आपको मैं टू द पॉइंट पढ़ाने की बात करूँगा, इसके अलावा मैं कोई बात नहीं करूँगा। ठीक है, और किताब का तो चक्कर ही छोड़ दीजिए, क्वेश्चन आने हैं, क्वेश्चन आप करके आइए, परसेंटेज आपकी ठीक ठाक बनेगी। ठीक है, बढ़िया परसेंटेज आप लेके जाएंगे। ठीक है, एक बार और इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, एक बार और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 4 विशेषताएं बताइए या सूक्ष्म अर्थशास्त्र के गुण बताइए। तो व्यष्टि अर्थव्यवस्था का प्रमुख विषय कीमत सिद्धांत का क्या है, विश्लेषण करना है। कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे अंशों का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय पूर्ण रोजगार की मान्यता लेकर चली जाती है। यह व्यक्तिगत उपभोक्ता, उत्पादक और फर्म के व्यवहार का अध्ययन करता है। यह मांग, आपूर्ति, मूल्य निर्धारण का विश्लेषण करता है। इसका मुख्य उद्देश्य संसाधनों का कुशल आवंटन करना है। यह बाजार की विविध स्थितियों जैसे प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार आदि का क्या करता है, अध्ययन करता है। आदि का क्या करता है बच्चों, अध्ययन करता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप हमारे हिसाब से बन जाएगा। यदि कोई समस्या होती है तो आप बताएं मुझे। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक समस्या को परिभाषित कीजिए। प्रश्न बहुत अच्छा है, पेपर में आता भी है कि आर्थिक समस्या क्या है। आर्थिक समस्या को परिभाषित आपको करना है, ध्यान से देखना। आर्थिक समस्या की परिभाषा प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार, किसके अनुसार है, आर्थिक समस्या की जो परिभाषा है प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार। एक बार इनको देखते हैं कि क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि आर्थिक समस्या का संबंध वैकल्पिक का मतलब होता है ऑप्शनल, वैकल्पिक का मतलब ऑप्शनल, मानवीय मतलब ह्यूमन, आवश्यकताएं मतलब नीड्स। तो वैकल्पिक मानवीय आवश्यकताओं में सीमित साधनों का उपयोग करने, सीमित साधनों का उपयोग करने और इन साधनों का इस प्रकार उपयोग करने से है कि आपकी आवश्यकताएं करने से है कि आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि संभव हो सके। अभी समझ में नहीं आएगा, परिभाषा आप छोड़ दीजिए, क्योंकि परिभाषा किसी के द्वारा यदि परिभाषा लिखी गई होगी वो समझ में नहीं आती है, उसको रटना ही पड़ता है, आपको पता है। तो आप एक बार देख लीजिए कि आर्थिक समस्या की परिभाषा प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार क्या कहते हैं कि आर्थिक समस्या का संबंध वैकल्पिक मानवीय आवश्यकताओं में सीमित साधनों का उपयोग करने, मानवीय, देखो वैकल्पिक, आपको 3 शब्द याद रखो आप, वैकल्पिक मानवीय आवश्यकताओं में सीमित साधनों का उपयोग करने और इन साधनों का इस प्रकार उपयोग करने से है कि आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि संभव हो सके। बस इतना आपको याद करके जाना है। अब नीचे देखिए, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ये आपको कैसे समझ में आएगा। ये आएगा आपको इस प्रकार से सरल शब्दों में समझ में। क्या कहता है ये, सरल शब्दों में आप लिख के आएंगे, जब मनुष्य की आवश्यकताएं क्या होती है, असीमित होती हैं,
जब मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, असीमित, भाई आप कोई भी वस्तु ले लीजिए, आपके पास अभी आपकी डिमांड होगी कि मेरे पास एक अच्छा सा मोबाइल होना चाहिए था, ये डिमांड है आपकी। जब आपके पास मोबाइल आ जाएगा तो फिर आप नहीं मेरे पास तो एक आईफोन होना चाहिए, जब आईफोन आ जाएगा तो आप सोचोगे मेरे पास कार होना चाहिए था, बंगला होना चाहिए था। मतलब आप सोच नहीं सकते, आपके पास जितनी चीज़ें आती जाएंगी उसकी और डिमांड बढ़ती जाएगी, आप मतलब कभी आवश्यकताएं कभी समाप्त ही नहीं होंगी। तो यही कह रहा है कि जब मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, भाई असीमित होती हैं, जब मनुष्य की आवश्यकताएं क्या होती हैं, असीमित होती हैं, परंतु साधन क्या होती है, सीमित होती है। साधन क्या होते हैं, सीमित होती है, तब यह स्थिति क्या कहलाती है, आर्थिक समस्या कहलाती है। ये क्या कहलाती है, आर्थिक समस्या। आपने एक कथन बहुत अच्छे तरीके से आपने सुना होगा विद्यार्थियों कि पृथ्वी हमारी जो ज़रूरतें हैं वो तो पूरी कर सकती है, पृथ्वी हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन वो जो असीमित है ज़रूरतें हैं वो कभी पूरी नहीं कर सकती है। तो आप ऐसे ही मान के चलिए कि ये क्या है, जब असीमित ज़रूरतें व्यक्ति की होती हैं वो आर्थिक समस्या है। आपके पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम किसी एक व्यक्ति के पास नहीं, मेरे पास भी है। यदि मेरे पास जो चीज़ नहीं है, मैं वो चीज़ कल के दिन हो भी जाएगी ईश्वर की कृपा से, तो भाई और डिमांड बढ़ जाएगी मेरी। मुझे अभी लगता है मेरे पास 4 व्हीलर नहीं है, तो कल के दिन मेरे पास एक अच्छी 4 व्हीलर आ जाएगी तो मैं कल सोचूंगा यार 4 व्हीलर नहीं, अब तो हेलीकॉप्टर होना चाहिए था भाई। तो ये क्या है, ये क्या है, प्रॉब्लम है, ये इकोनॉमिकल प्रॉब्लम कह सकते हैं हम इसे, कि जब मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं परंतु साधन सीमित होती हैं, परंतु क्या होते हैं, साधन सीमित होते हैं, तब यह स्थिति क्या कहलाती है, आर्थिक समस्या कहलाती है। तब ये स्थिति क्या कहलाती है बच्चों, आर्थिक समस्या कहलाती है। और आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन का ई वाला जरूर आपको याद करके जाना है कि आर्थिक समस्या को आप तो समझ लिया कि आर्थिक समस्या का मतलब है कि जब संसाधन क्या होते हैं, हमारी जरूरतें आवश्यकताएं असीमित होती है लेकिन संसाधन सीमित होते हैं, तो वो आर्थिक समस्या है। लेकिन परिभाषा आप याद करके जाएंगे प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार कि आर्थिक समस्या का संबंध वैकल्पिक मानवीय आवश्यकताओं में सीमित साधनों का उपयोग करने और इन साधनों का इस प्रकार उपयोग करने से है कि आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि संभव हो सके, आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि संभव हो सके। बताओ क्लियर है बच्चों ये प्रश्न? ठीक है, तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने 5 प्रश्न आपको करवा दिए। कल ये 6वां प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में कि केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था के भेद को स्पष्ट कीजिए। तो कल ये क्वेश्चन लगभग इस चैप्टर में आपको 12-13 प्रश्न मिलेंगे और बेहतर तरीके से ये प्रश्न आपको मैं करवाने का प्रयास करूँगा। कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि सर इससे हमारा बाहर तो नहीं जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। यदि आप मेरा कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, ये सामने लिखा भी है यहाँ पे राजेंद्र, आपको प्ले स्टोर पर जाना है और राजेंद्र आर्ट्स आपको सर्च करना है, राजेंद्र आर्ट्स क्लासेस आप सर्च करिए यहाँ पर। और यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। क्या करना है आपको? रजिस्टर करना है। रजिस्टर के बाद आपको क्या कर लेना, आपको लॉगिन कर लेना है। फिर लॉगिन करने के बाद आप वहाँ पर पेड कोर्स में जाएंगे, पेड कोर्स में जाएंगे और पेड कोर्स के बाद बच्चों आप वहाँ पर जो फीस है इसकी केवल 1200 रुपये है, संपूर्ण कोर्स की, केवल अर्थशास्त्र की नहीं, उस पर आपको इंग्लिश भी मिल जाएगी, संस्कृत भी मिल जाएगी, सारे विषय आपको मिल जाएंगे और उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। तो पेड कोर्स से आप वहाँ पर कोर्स को परचेस कर सकते हैं केवल मात्र 1200 रुपये। किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो फिर आज के लिए क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं और बढ़िया से मस्त ज़बरदस्त पढ़ाई करते रहिए। पेपर आपके लगातार लगे हुए हैं, मैं भी कोशिश करूँगा कि जो सिलेबस हमारा है, इस चीज़ का जो सिलेबस है वो बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ सकें उनको और आगे की तैयारी हम लोग मजबूती से कर सकें। कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप मुझे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर बता दीजिए, या तो आप मेरा नंबर आप देख ही रहे हैं, आप जब आप कोर्स खरीदते हैं तो वह नंबर में आपको एक ग्रुप में ऐड कर देता हूँ ताकि आपको क्लासेस का पता चलता रहे और आप मुझसे संपर्क में रह सकें। और कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है कि PDF डाउनलोड नहीं हो रही है, PDF नहीं बन रही है सर, तो फिर आप मुझसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।